तो बोले कि एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था एकदम पीछे की साइड रखा हुआ, बोले उसमें जो लिखे है ना आइटम हम वही देते, खाली 5 आइटम लिखे थे उसमें। इसकी जो प्लेसमेंट लगती है ना वो पूरे डीयू की वन ऑफ दी हाईएस्ट प्लेसमेंट लगती है। अगर आप कोई भी कॉलेज का नाम सर्च करेंगे उस कॉलेज के आपको सारे बच्चे मिल जाएंगे। चौथा जो है वो आपका सरप्राइज है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। और भाई क्या हाल चाल, आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में मैं बताऊंगा जिसके बारे में कोई भी इतना इन डेप्थ और डिटेल में बात नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उन्हें लगता है कि भाई ये तो इम्प्लाइड चीजें हैं, ये चीजें तो बच्चों को पता होंगी, ऐसा सोच के या पता नहीं क्या सोच के वो इतना इन डिटेल में चीजें बताते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में बताऊंगा कि आप खुद ये पूरा वीडियो देखने के बाद कहोगे कि यार ये सारी चीजें हमें किसी ने बताई क्यों नहीं, ये सारी चीजें मुझे भी किसी ने नहीं बताई। मैं खुद जब कॉलेज आया, कॉलेज आके मैंने जब एक्सपीरियंस की ये सारी चीजें, तब मुझे पता चली कि अच्छा ये सारी चीजें ऐसे होती है, इन्हें ऐसे देखा जाता है। तो वो सारी चीजें मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ, मैं कोई परम ज्ञानी हूं नहीं, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ वो सारा आपके साथ शेयर करूंगा। क्या टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू रिसर्च अबाउट कॉलेजेस। कोई भी आपको स्कूल के बाद में, 12th खत्म हो गई, आपने यार फर्स्ट से 12th स्कूल के अंदर पूरा अपना टाइम बिताया है, और स्कूल के अंदर आपने देखा है भाई कि कैसे आपका स्कूल के अंदर कुछ होता ही नहीं है यार। स्कूल के अंदर आपको बस आपका फिक्स्ड सिलेबस है, आपको फिक्स्ड करिकुलम है, आपको एग्जाम देना है, नंबर लाने हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन कॉलेजेस के अंदर बहुत कुछ होता है, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है। तो वो कॉलेज के अंदर क्या चीजें होती हैं आपको दिमाग में अभी से पता नहीं होगा। जब तक कोई आपको बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। कॉलेज आने के बाद ज्यादातर बच्चे ये चीजें एक्सपीरियंस करके समझते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें पहले से अवेयर करवाना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले बात करेंगे फैक्टर्स टू कंसीडर। बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। फैक्टर्स टू कंसीडर के बारे में मैं इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, क्योंकि इंफॉर्मेशन कहां से ढूंढे वो भी नहीं पता होता बहुत सारे बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमको देखनी रहती है, क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने होते हैं, और फिर हम बात करेंगे इन फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से। फैक्टर्स के अंदर देखो यार, टोटल 2 पार्ट में मैं इसको बांट सकता हूं। पहला है डूज, दूसरा है डोंट्स। अच्छा जी, ओके जी। डूज के अंदर ये आता है, वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए, उनको अच्छा खासा वेटेज देना चाहिए। डोंट्स के अंदर मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो चीजें आप कंसिडर करते हो लेकिन वो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंदर बताऊंगा, ये बाद में आएगा। पहले इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट है, 15 पॉइंट्स है मेरे पास, लगभग 10-15 पॉइंट है। तो वो सारे पॉइंट के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। ये सारी चीजें बताने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि प्लीज 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 पेन पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है? पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, पेन पेपर लेके बैठो, और जो भी मैं चीजें बता रहा हूं उसमें जो भी आपको रेलिवेंट लगे अपने हिसाब से वो चीजों को नोट करते जाना, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार देखने की ताकि जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ही नोट करके फिर अपने जो खुद से लिखा हुआ है उस चीजों को देखो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको और कहीं पे भी इतना ऐसे सही से नहीं पता चलेगा, खुद थोड़ी देर में रियलाइज कर लोगे। चलो ठीक है। लोकेशन जो है, लोकेशन के अंदर हमको कोई भी चीज, कोई भी कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वो कौन सी जगह पे लाई करती है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह से मेरा क्या मतलब है? जगह से मेरा मतलब है कि जैसे वो कौन से शहर में है, वो कौन सी लोकेलिटी में है, वो उसके आसपास का एकोमोडेशन कैसा है, ठीक है? वो सारी चीजें आपको देखनी रहती है। एकोमोडेशन में उसके आसपास में आपके पीजी, हॉस्टल, ये सब आपको मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे। अगर आपके सेम शहर में वो कॉलेज है तो फिर ये चीजें आपके ऊपर टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर जा रहे हो तो ये टेंशन है। लोकेलिटी के अंदर कि वो कॉलेज कौन सी एरिया के अंदर आ रहा है, भाई वो रेजिडेंशियल एरिया में है, वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, वो आसपास कॉलेजेस है वो वैसी एरिया में है, कैसी एरिया में है वो कॉलेज, वो भी मैटर करता है। सिटी वो कौन से शहर में है, वो दिल्ली में है, बैंगलोर में है, या आपके कोई खुद के घर के होम टाउन में है, कोई कौन से शहर में है वो मैटर करता है। वो शहर का कैसा इन्वायरमेंट है, वो शहर पॉलिटिकली कैसा है, वहां पे पॉलिटिकल कैसा रहता है, वहां पे बाकी सारी चीजें, वेदर किस तरीके का रहता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का रहता है, ठीक है? वहां पे खान पान आपको जो वहां का खाने का है वो सब अच्छा लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी होती है। लोकेशन मेरे हिसाब से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। लोकेशन के हिसाब से आपके घर से कितना दूर है, कितना आपको दूर जाना पड़ेगा। कई बच्चे साउथ इंडिया से आते हैं दिल्ली के अंदर पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें देखनी चाहिए। ये ऑफकोर्स नो डाउट आपको पता होगी, लेकिन ऐसी कुछ कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो चीजें आपको शायद ना पता हो, तो पूरा तसल्ली से देखो। फीस, जिसके बारे में तो 100% सबको पता है। फीस के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप जाओगे वहां फीस बहुत कम लगती है, प्राइवेट में हद पार लग जाती है भाई, जरूरत से ज्यादा फीस लग जाती है। तो ये चीज आपको पता है कि फीस में क्या कंसिडर करना चाहिए। गवर्नमेंट मिले तो बेटर है, नहीं तो प्राइवेट, एक सेमी गवर्नमेंट होता है जिसको सेमी गवर्नमेंट इनफॉर्मली बोलते हैं, पर ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। फीस के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो कि है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है भाई?
प्लेसमेंट नहीं पता? नहीं भाई, नहीं पता होता वो तो, वो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। प्लेसमेंट के अंदर क्या है, आप कोई भी अगर अपना अंडर ग्रेजुएशन करते हो और वो ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद में आपको अलग अलग कंपनीज जॉब ऑफर करती है, आप वो जॉब के लिए जाते हो और आपको वहां पैसे कर से नौकरी करते हो, पैसे मिलते हैं, ठीक है। नौकरी, वो चीज जो नौकरी लगती है उसको प्लेसमेंट बोलते हैं। अब प्लेसमेंट के अंदर काफी सारी चीजें, फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। कैसे हमको पता चलेगा कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट का क्या चीज है? आपको उस कॉलेज के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। रिपोर्ट्स, प्लेसमेंट रिपोर्ट हर कॉलेज अपनी जारी करता है, उस कॉलेज की खुद की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक। यार मैं, इतना इजी है यार, क्यों इस चीज में इतना दिमाग अपना वो टेंशन ले रहे हो। एवरेज प्लेसमेंट देखो, एवरेज कितनी लग रही है लोगों की, सैलरी कितनी एवरेज जा रही है। आप हाईएस्ट प्लेसमेंट देख लो, मीडियन देख लो। मीडियन मतलब कि उस पॉइंट से, उस सैलरी से कम वाले जितने बच्चे हैं उतने ही उस सैलरी से ज्यादा वाले बच्चे हैं। ये मीडियन हो गया पैकेज, ठीक है। ये सब एवरेज प्लेसमेंट नहीं, एवरेज पैकेज, ठीक है। ये देख लो। इसके अलावा आप सीटीसी देख सकते हो। सीटीसी हो गया कि आपकी प्लेसमेंट का आपको जो पैकेज मिला है वो कितने का है। फिर इसके अलावा दूसरी चीज होती है कैश इन हैंड। मतलब ये है कि सीटीसी में कई लोगों का पैकेज लगता है कि 10-15 लाख का, लेकिन एक्चुअल हाथ में कैश उनका 5-6 लाख आता है। तो ये सारी चीज डिपेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो एम्प्लॉय बेनिफिट वो अलग अलग क्या बोलते हैं, रिजर्व्स के अंदर वो स्टोर हो जाता है पैसा, वो बाद में ताकि आप यूटिलाइज कर सको। तो वो सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें आप देखो ना, वो सारी चीजें देखोगे तो पता चलेगा। इसके अंदर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप लेटेस्ट रिपोर्ट्स को ही रेफर करो, पुरानी रिपोर्ट्स नहीं जानी भाई। 2018 में क्या प्लेसमेंट लगी वो अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है। इकोनॉमी हर साल बहुत ज्यादा चेंज होती है, तो आपको लेटेस्ट रिपोर्ट्स के ऊपर ही जाना है। पिछले 1 साल की या उससे भी 1 साल पुरानी, 2-3 साल से ज्यादा पुराने आप में जाओगे तो वो रेलिवेंट कम रहेगी, ठीक है। कोरोना के बाद से हर साल चीजें बहुत चेंज हो रही है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अगला पॉइंट जो इसके अलावा आप कंसिडर कर सकते हो वो है सोसाइटीज। हालांकि ये पॉइंट मेरे को बाद में कवर करना चाहिए था, पर ठीक है, कभी भी करो। सोसाइटीज, या कई कॉलेजेस में इसको क्लब्स बोलते हैं, क्लब्स, सोसाइटीज या क्लब्स। सोसाइटीज और क्लब्स के अंदर क्या चीज होती है भाई, कि ये जो है ये एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ बच्चों का ग्रुप होता है। जैसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, उसके अंदर गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर गोकुलधाम वासी रहते हैं, वैसे ही ये सोसाइटी के अंदर सोसाइटी वासी रहते हैं, और वो सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो सेम चीज के अंदर लाई करता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कई, समझ लो किसी को गाने का शौक है और वो ऐसे ही सोसाइटी में गया जहां पे सब लोगों को या तो गाने का या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का, उन सब चीजों का, म्यूजिक से रिलेटेड शौक है, तो वो म्यूजिक की सोसाइटी में जाएगा। किसी को एक्टिंग का शौक है या किसी को फोटोग्राफी का शौक है तो वो फोटोग्राफी की सोसाइटी में जाएगा, वो एक्टिंग की ड्रामा वाली सोसाइटी में जाएगा। तो वो वैसी सोसाइटीज होती है। खाली ऐसी ही सोसाइटीज होती है? नहीं नहीं, बहुत सारी तरीके की होती है यार सोसाइटीज के बारे में। अगर मैं बात करूं, एक होती है कल्चरल तरीके की होती है। मतलब ये एक ऐसे ही मैं नाम दे रहा हूं, जरूरी नहीं है हर कॉलेज में ऐसे ही बोला जाएगा। हमारी कॉलेज में इसको ऐसे बोलते हैं, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। कल्चरल के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सोसाइटीज जो है वो जो एकदम एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में बात करती है, जो कोई एक पर्टिकुलर एकेडमिक रिलेटेड नहीं होती, वो कल्चर में आती है। जैसे डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, आपके फोटोग्राफी मैंने बताया, तो वो सारी चीजें कल्चरल सोसाइटी में आती है। एकेडमिक के अंदर आती है कि जैसे किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, किसी को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें एकेडमिक सोसाइटी में आती है। एक इवेंट शौक भी होती है, इवेंट शौक। शौक का मतलब क्या है भाई? शौक क्या बोल रहे हो? अरे शौक भाई, शौक का मतलब होता है सोसाइटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कॉलेज में आओगे यही सब लोग इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे देखो, कल्चरल एकेडमिक इवेंट शौक होती है जिनका साल में एक एनुअल इवेंट होता है, वो बस अपना एनुअल इवेंट करवाती है, काम धंधा खत्म, पूरे साल खाली बैठे रहो। तो ये ऐसी तरीके की सोसाइटीज होती है। आपको इसमें जब कॉलेज आप एंटर करोगे ना, तब आपका रिक्रूटमेंट होगा। रिक्रूटमेंट क्या होता है ना कि सोसाइटी के अंदर 300-400 बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें से 20-30-40 सीट्स होती है, तो उतने कम बच्चों को मिलता है, तो उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनके इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। वहां पे थोड़ी बहुत जो है रैगिंग वगैरह हो जाती है। रैगिंग इन द सेंस कि मतलब मजे लेते सीनियर। रैगिंग एक सही टर्म नहीं है यूज करने के लिए, पर मजे लेते सीनियर्स। अरे मतलब थोड़ा बहुत तो अपने जूनियर्स के साथ मजे मस्ती करेंगे ना, तो वो मजाक मस्ती जो करते हैं वो रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज के टाइम काफी ज्यादा करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लगभग कॉलेज शुरू होने के 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये शुरू हो जाता है और काफी लंबा चलता है। हर कॉलेज के अंदर डिफरेंट टाइमलाइन रहता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम 5वां पॉइंट पे आते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, इसको मिटा देता हूं। 5वां पॉइंट है सोसाइटीज और क्लब्स के बाद में एक हो गया इवेंट्स और फेस्ट। अच्छा जी, इवेंट्स फेस्ट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, मैं क्या बताऊं। इवेंट्स फेस्ट तो आपको पता ही है ना कि वो सोसाइटी के अंदर कैसे इवेंट्स होते हैं, क्या कल्चरल एक्टिविटीज होती है, वहां पे क्या क्या चीजों के इवेंट्स फेस्ट होते रहते हैं। भाई यूट्यूब पे व्लॉग्स यही तो देखते हो अभी पूरे दिन तुम लोग। तो इवेंट्स और फेस्ट जो है, वो इवेंट्स फेस्ट भी एक पॉइंट है टू बी कंसिडर्ड। जो आप पॉइंट देखोगे इसके अंदर क्या होता है कि भाई फेस्ट जो होते हैं वो सोसाइटीज कंडक्ट करवाती है, इवेंट जो होती है वो लगभग जो कॉलेज का स्टूडेंट काउंसिल होता है वो कंडक्ट करवाता है। इसके अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज आती है, कई बार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आते हैं, कई बार सिंगर्स आते हैं, ज्यादातर केसेस में सिंगर्स आते हैं, फिर कई बार एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। तो ये सब लोग आते हैं, तो ये कितना एक्टिव है सोसाइटी, कॉलेज का कितना ज्यादा बढ़िया है, ये सारी चीजें आप जो है वो इवेंट्स फेस्ट के अंदर देख सकते हो। इसके लिए बेस्ट सोर्स तो अपना यूट्यूब बाबा है, ठीक है।
यूट्यूब बाबा पे आप व्लॉग्स जो देखते हो ना, वहां से इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चलेगी आपको। पर ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत कम कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आपके, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, जब आप कॉलेज में आओगे ना, फर्स्ट ईयर बहुत एक्साइट करेगी ये सारी चीजें। फिर जैसे ये फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद इन सब चीजों का क्रेज जो है ना, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो रोज का है यार, रोज आते रहते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे लगेगा। ठीक है, पर ठीक है, अभी तो बहुत रहेगा एक्साइटमेंट, स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट जायज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट जो है वो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है भाई ये? अबे सब तो पता है तुमको। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है भाई, कि वो कॉलेज का जो है वो कितना बड़ी कॉलेज है, कितना ज़्यादा फैली हुई है, कितने क्लासरूम्स वगैरह है, वहाँ फर्नीचर कैसा है, वहाँ पे एसी वगैरह की फैसिलिटी है कि नहीं है, लाइब्रेरी कैसी है, लाइब्रेरी में कितने बुक्स का कलेक्शन है, वहाँ स्पोर्ट्स में कितने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज वो देते हैं, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही कम कंसिडर करने वाला पॉइंट है, बहुत ही कम रेलिवेंट है, क्योंकि आपका जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तब उसके बाद कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, इससे आपका कोई भी चीज़ में मैटर नहीं करेगा। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो दूसरे पॉइंट्स बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें आपके पर्सनैलिटी को शेप करती है, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। पर्सनैलिटी से मेरे को एक और पॉइंट याद आया, जो कि है अपना क्राउड और पीयर। क्राउड और पीयर ग्रुप, इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे आपके आसपास के जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे हैं, उनकी कैसी पर्सनैलिटी है। कहीं आप अगर टॉप कॉलेज में जाओगे, एसआरसीसी वगैरह में, तो वहां पे इंटेलेक्चुअल बच्चे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी कुछ कॉलेज में जाओगे, वहां पे आपको कहीं पे मतलब नशेड़ी टाइप के लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे, नशा वशा करते हैं बहुत ज्यादा। कहीं जगह आपको वो बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कम्युनल जो आपस में होता है ना, लड़ाई झगड़ा टाइप, वैसे मिलेंगे कुछ कुछ कॉलेज के अंदर। कुछ कुछ कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज्यादा रहेगा। तो वो जो क्राउड है वो कैसा क्राउड है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा शेप करता है। जब आप 3 साल पूरा पढ़ के निकलोगे, 3 साल या 4 साल, जब आप पूरा पढ़ के निकलोगे, तब जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो वहां का क्राउड कैसा है उसके हिसाब से ही आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही पर्सनैलिटी बनेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप टॉप कॉलेज में जाओगे तो आपकी टॉप के लोगों से मिलोगे तो आपकी टॉप की पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो एक और पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला एक और जो पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए वो है फैकल्टीज। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सारी चीजें पेन पेपर पे नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जो चीजें एक्चुअल में नहीं पता होती बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, फैकल्टीज के बारे में बात करूं तो अरे भाई, फैकल्टीज का मतलब होता है टीचर्स। आपके जितने भी टीचर्स हैं उसके बारे में क्या पता करें हम, क्या देखें, कैसे क्या रिसर्च करें। फैकल्टीज के बारे में आप देखो उनका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, एवरेज एवरेज देखना। ठीक है, वहां के ज्यादातर का एवरेज क्या है, एवरेज एक्सपीरियंस कितना है उनका। ठीक है, उनका साथ में टीचिंग स्टाइल मेथड कैसा है, कितने स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्टनेस। ठीक है, ये सारी चीजें आप जब देखोगे ना तो आपको फैकल्टीज का आइडिया लगेगा कि कैसी फैकल्टीज है। स्ट्रिक्टनेस से मेरे को एक और पॉइंट याद आया, वो है अपना अटेंडेंस। ओ भाई साहब, इसके बारे में कोई इतनी डिटेल में बात नहीं करता, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो मिनिमम अटेंडेंस जो आपको चाहिए रहती है वो होती है 66.67%, जिसको हम बोल सकते हैं 2/3 अटेंडेंस। ठीक है, इतनी अटेंडेंस आपको मिनिमम चाहिए रहती है, तब आप एग्जाम में बैठ सकते हो और तब आपको डिग्री मिलेगी। इतने से कम अगर अटेंडेंस होती है तब आपको कुछ कुछ कॉलेजेस में प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलती है, और कुछ कॉलेज के अंदर इससे कम में भी कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो ये अटेंडेंस की जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो डिफाइन करती है। जब आप अपने सीनियर से कुछ से बात करोगे, आई होप सो कुछ लोगों ने, तो आप में से ज्यादा लोगों ने कुछ ना कुछ सीनियर से तो बात करी होगी, तो वो बताएंगे कि उनकी कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस अटेंडेंस को लेकर ज्यादा है कि कम है। ठीक है, टॉप कॉलेजेस में यूजुअली स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ज्यादा रहती है, जितने आप नीचे कॉलेज में जाओगे, मतलब एवरेज और बिलो एवरेज, वहां पे स्ट्रिक्टनेस कम रहती है। कुल मिला के ये हिसाब है। ठीक है, समझ में आया? तो ये अटेंडेंस क्या है, इससे ऊपर अगर आप 100 तक जाओगे तो इससे 100 की बात बराबर एक ही बात है क्या? हम इतने लाए चाहे इतने लाए, एक ही बात है क्या? नहीं, एक बात नहीं है भाई। आप 66.67 से 70 तक या ऐसे 70 तक लाओगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, 70 से 75 में 2 मार्क्स मिलेगा, 75 से 80 में 3 मार्क्स मिलेगा। ये मार्क्स कहां से आ गए बीच में? मार्क्स भाई आपके जैसे होता था 12th के अंदर, नहीं होता था कि इंटरनल के अंदर आपके 20 मार्क्स में से अटेंडेंस के 5 नंबर होते थे, कहीं स्कूल्स में होते थे, कहीं में नहीं होते होंगे। तो इधर भी वैसे होता है कि आपका अलग अलग डिवीजन होता है कि इतने से इतने % अटेंडेंस अगर आपकी रहेगी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का एवरेज, तो आपको उतने उतने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको जैसे कई बच्चों को नहीं पता होगा, आप किसी भी कोर्स में जाओगे, अभी आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे, वहां पे हमेशा आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे। अभी कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 7 सब्जेक्ट्स होंगे। कोई भी कोर्स में आप जाओगे, ये एनईपी के हिसाब से है। ये पिछले 2 साल से लागू हुआ है, उससे पहले सबके 4 सब्जेक्ट होते थे, अभी 7 सब्जेक्ट होंगे। 7 में से 3 सब्जेक्ट जो है वो कोर के होंगे और 4 सब्जेक्ट जो होंगे वो अदर्स होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलता है, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं, यही सब्जेक्ट करना पड़ेगा, कोर्स के लिए वो फिक्स्ड है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सातों के सातों सब्जेक्ट के अंदर आपके अटेंडेंस के हिसाब से नंबर लगते हैं।
इस सब्जेक्ट में इतनी अटेंडेंस उतने नंबर, उतने अटेंडेंस उतने नंबर। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने इतने सारे पॉइंट को कवर कर दिया। इसके बाद में और कौन सा पॉइंट बचता है अपना? अकोमोडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अकोमोडेशन। अरे यार मेरी स्पेलिंग अगर गलत हो गई तो भाई माफ कर देना भाई, मेरा अभी सीयूटी इंग्लिश हो चुका है तो मेरे को अभी स्पेलिंग वेलिंग का ज़्यादा काम पड़ता नहीं है। तो अकोमोडेशन जो है, अकोमोडेशन का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी अगर दूसरे शहर में जा रहे हो पढ़ने के लिए तो वहाँ पे जितना भी रहने का व्यवस्था है, चाहे कोई हॉस्टल, पीजी या जो भी जहाँ पे आप रुकोगे, अगर आप कोई बाहर जा रहे हो तो वो रहने की व्यवस्था को अकोमोडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब अकोमोडेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि आप वहाँ का रेंट, ठीक है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होगी। मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें इसके अंदर हो सकता है आपको नहीं पता चले, न्यू पता चले चीज, तो वो चीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आप वहां का रेंट देख सकते हो, आप वहां का ये देख सकते हो कि वहां पे रेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है कि नहीं है। वहां पे कर्फ्यू टाइम क्या है, कर्फ्यू टाइम क्या है वहां पे? कर्फ्यू टाइम का मतलब ये है कि इतने बजे के बाद में आप वहां हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते हो, हॉस्टल या पीजी जो भी है, उतने बजे तक आपको हॉस्टल पीजी में आ जाना है, वो कर्फ्यू टाइम होता है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, वहां का फूड कैसा है, कैंटीन, ओ हो भाई ये बहुत लोगों को नहीं पसंद आता, तो वहां पे इसको ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है क्या कि हम ये नहीं ले, हम टिफिन सर्विस ले ले, कुछ ऐसा कर ले, वो सारी चीजें देखनी होती है। हालांकि ये अभी तब तक ये आपके लिए काम नहीं है जब तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हो कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है उसके बारे में देख सकते हो। अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है मेरा? अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब है जो मैंने एक लोकेशन वाला पॉइंट बताया था कि उसके आसपास में ये हॉस्टल पीजी वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो अवेलेबिलिटी आप देख सकते हो। कोई भी कॉलेज को पकड़ रहे हो, एसआरसीसी को पकड़ के उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो उसके आसपास में अवेलेबल है कि नहीं है, बस इसके बारे में अवेलेबिलिटी का रिसर्च करना है। और अवेलेबल है तो ये एवरेज क्या चल रहा है इसका, बस एक एवरेज आइडिया पता होना चाहिए। वो पता होगा तो आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। समझ में आई बात? इतना समझ में आया? इसके अलावा एक ब्रोकर भी होते हैं यार, ब्रोकर दलाली लेते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्रोकर्स दलाली लेते हैं वो सारी चीज भी अकोमोडेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो वो सब चीजें जो है इसके बारे में अकोमोडेशन का आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना, जब इसका टाइम आएगा आपका प्रेफरेंस का सीट अलॉटमेंट के बाद में 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा लगभग, तो तब मैं इसके बारे में आपके वीडियो बना के डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलो अब हम और आगे आते हैं। 10 पॉइंट हो गए हमारे। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे पेन पेपर पे नोट कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेगी। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो हमारा आता है करिकुलम। करिकुलम से क्या मतलब है मेरा? करिकुलम, करिकुलम और कोर्स। अरे भाई करिकुलम तो पता ही है, करिकुलम का मतलब है कि वहां का क्या सिलेबस है, करिकुलम या फिर हम सिलेबस बोल सकते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि मुझे आगे करना क्या है, मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं है, मेरे को ये कुछ दिमाग में पता ही नहीं है भाई कि मेरे को क्या करना है आगे जाके। तो मैं बताता हूं आप कोर्स के बारे में कैसे डिसाइड करें, उससे मैं करिकुलम पे आऊंगा, ठीक है। कोर्स के बारे में डिसाइड करने के आपके पास दो अप्रोचेज है। एक है कि आप कॉलेज टू कोर्स जा रहे हो, दूसरी अप्रोच है आपके पास कि आप कोर्स टू कॉलेज जा रहे हो। ओके जी, क्या मतलब हुआ इसका मैं बताता हूं। कॉलेज टू कोर्स का मतलब यह है कि आपको कोई कॉलेज के बारे में पता है, मुझे ये कॉलेज के बारे में बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, फेस्ट, इवेंट, सोसाइटीज, पीयर ग्रुप, वहां के बाकी सारी जो चीजें हैं, माहौल, वो सब चीजें मेरे को उस कॉलेज की अच्छी लगती है, मेरे को वहां इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, वहां की प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छी है, तो वो कॉलेज मेरे को पसंद है। जैसे फॉर एग्जांपल एसआरसीसी पसंद है, तो मैं वो कॉलेज कौन से कोर्स ऑफर करती है वो देखूंगा। तो मैं देखूंगा भाई वो 2 कोर्स ऑफर करती है, एक तो अपना बीकॉम ऑनर्स और एक अपना इको ऑनर्स। फिर मैं देखूंगा क्या मैं इनके लिए एलिजिबल हूं, तो मैं मैथ्स है मेरे पास तो मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूं, ओके। फिर मैं देखूंगा मेरा इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, तो मैं देखूंगा इको ऑनर्स में यार आगे अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को इकोनॉमिक्स और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, स्टैट्स वगैरह ज्यादा है, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट कम है यार, मेरे को मजा नहीं आएगा, तो मैंने इसमें कांटा लगा दिया। मेरे पास बीकॉम ऑनर्स बचा, मैं सोच रहा हूँ बीकॉम ऑनर्स, इसमें मैं अगर आगे जाऊंगा तो फिर मेरे को बीकॉम ऑनर्स के अंदर आगे अकाउंट्स वगैरह और बिजनेस स्टडीज और ये सब चीजें जो मैं 12th में पढ़ी है इसका थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं पढ़ सकता हूँ। और साथ में मैं सीए वगैरह कुछ कर लूंगा, प्लस सीए वगैरह देख लूंगा, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ओके करूंगा। यहां से मेरा जैसे ही ओके हुआ मैं बीकॉम ऑनर्स का पकड़ूंगा और इसकी जितनी भी कॉलेजेस ये कोर्स ऑफर करती है मैं उसके बारे में देखूंगा। समझ में आया? ये एक अप्रोच हो सकता है आपका। दूसरा अप्रोच कि अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा कॉलेज, तो दूसरा अप्रोच ये है कि आप कोई कोर्स को पकड़ो। यार आपको कोई कोर्स पता चला कि इस कोर्स के अंदर ऐसा होता है और मुझे उस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है, तो वो कोर्स को पकड़ो और वो कोर्स कौन कौन सी कॉलेजेस ऑफर करती है वो कॉलेजेस के बारे में लिस्ट निकालो। तो भाई मेरे को पता चला मेरे को बीकॉम ऑनर्स करना है तो सारी कॉलेजेस करवाती है, एसआरसीसी करवाती है, हिंदू करवाती है, हंसराज करवाती है, किरोड़ीमल करवाती है, वेंकी करवाती है, रामजस करवाती है, ठीक है।
बहुत सारी कॉलेजेस है जो करवाती है। तो मैंने वो सारी कॉलेजेस को देखा, लिस्ट डाउन किया कि ये सारी कॉलेजेस करवाती है ये कोर्स, तो मैंने वो सारी कॉलेजेस के बारे में बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर कंसिडरेशन किया। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें करिकुलम को मेरे को एक और ऐड करना था, वो बता देता हूँ। आपने कोर्स एक बार डिसाइड किया कि मेरे को ये पॉसिबल कोर्स है, हमेशा एक कोर्स पे नहीं स्टिक रहना, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। एक से ज्यादा कोर्स को अपने ऑप्शन में लेके चलना, कम से कम 2 3 4 5 ऐसे कोर्सेज को हाथ में लेके चलना। ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये, ठीक है। तो वो जो कोर्सेज हैं, आपको अगर उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ढंग से नहीं समझ में आ रही कि वो कोर्स मेरे लिए है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप उस कोर्स के बारे में उसका जो करिकुलम और सिलेबस है उसको देखो। कैसे पता चलेगा भाई? वो कोर्स का नाम लिखो, जो कॉलेज ऑफर करती है उसका नाम लिखो गूगल के ऊपर और सर्च करो इसका करिकुलम या सिलेबस। उसका करिकुलम का पीडीएफ आ जाता है, वो पीडीएफ खोलो और उसके अंदर देखो कि वो क्या क्या चीजें, क्या क्या उसके अंदर 7 मैंने सब्जेक्ट्स बताए ना, 7 सब्जेक्ट्स, वो 7 सब्जेक्ट्स यहाँ पे बताया ना, वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफर करते हैं, उस सब्जेक्ट के नाम देखो, उसमें इंटरेस्ट बन रहा है, वो पढ़ सकते हो 3 साल, ठीक है, ओके डन। अगर वो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं बन रहा तब तो हो गया। समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो 7 सब्जेक्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट को पकड़ो, उस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस गूगल पे सर्च करो कि ये सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो वो सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आ जाएगा। और वो सिलेबस के चैप्टर्स के खाली नाम पढ़ लो, कुछ भी समझ आए, आधे चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन जितने भी समझ में आए ना, वो सारे जो चैप्टर्स समझ में आ रहे हैं उससे बस ये जज करो कि मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली हमको काटा मारना है, काटा, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको साइड करते जाना है। बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी यार, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ठीक है, उन सबको आप अलग करो। जो नहीं पसंद है उसको तो निकालो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये तो आप करो साइड लाइन, ठीक है। तो ये वाली चीज आप ये करिकुलम और सिलेबस की कर सकते हो। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। मैं थोड़े 2-3 पॉइंट और बता देता हूं, फिर मैं डोंट्स की तरफ बढ़ूंगा और आपको फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि इसके बारे में आप कहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और पॉइंट है जो कि है पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेड। पोस्ट ग्रेड का क्या मतलब है भाई? अरे पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन होता है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जो भी, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है या नहीं करना? अगर आपका मन ये है कि मैं अंडर ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट में बैठना चाहता हूं, तो पोस्ट ग्रेड के बारे में रिसर्च मत करो। अगर आपका डूबियस है, फिक्स नहीं है कि भाई मैं पोस्ट ग्रेड भी कर सकता हूं, मैं प्लेसमेंट में भी बैठ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो पोस्ट ग्रेड के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। क्या रिसर्च करना है कि मैं अगर ये कोर्स कर रहा हूं तो इसके बाद में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं पोस्ट ग्रेड के लिए, मैं क्या क्या अलग अलग पोस्ट ग्रेड की डिग्रीज कर सकता हूं, बस उसके बारे में रिसर्च करो। उसमें से मैं कौन कौन सी करना चाहता हूं, अभी मुझे क्या लग रहा है, 3 साल बाद कुछ और लगेगा, लेकिन अभी क्या लग रहा है, एटलीस्ट उसको लिस्ट आउट करो, ठीक है। ये भी एक पॉसिबल है कि आप किस तरीके से इस चीज को कर सकते हो, ठीक है। और कुछ पॉइंट रह गया, एक पॉइंट रह गया, कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ, कॉलेज लाइफ से मेरा मतलब क्या है कि आप उस कॉलेज में जाओगे, वहां कॉलेज का माहौल कैसा है, वहां पे आपको कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट से मेरा मतलब क्या है कि जैसे अगर आप टॉप की कॉलेज में जाओगे, एक फैक्ट बताता हूं आपको, आप कोई भी टॉप टियर की कॉलेजेस में जाओगे ना, जहां एकदम टॉप के बच्चे आते हैं, वहां पे हमेशा आपको ज्यादातर केसेस में टॉक्सिक माहौल देखने को मिलेगा, टॉक्सिक कॉलेज लाइफ रहेगी। टॉक्सिक का मतलब क्या है कि वहां पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहता है, वहां पे कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट नहीं रहता। एक होता है कॉम्पिटिटिव, एक होता है कोलैबोरेटिव। कॉम्पिटिटिव में सब एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, वहां पे इसी तरीके का माहौल रहता है टॉप कॉलेजेस में कि हर कोई एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहता है, किसी को किसी से दोस्ती ऐसे लंबा रिलेशन नहीं बनाना है। और जैसे ही आप कोई एकदम वैसी कॉलेज में जाओगे जो कि टॉप से नीचे है, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, वहां पे धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे नीचे कॉलेजेस में जाते रहोगे, वैसे वैसे वहां पे कोलैबोरेटिव स्पिरिट ज्यादा होता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम होता है। वो एक दूसरे के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई कॉम्पिटिशन से मतलब नहीं है। तो करियर फोकस लोग वो ज्यादा रहते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव ज्यादा रहता है। यहाँ पे वो करियर फोकस नहीं है, लेकिन वो लोग आपस में कोलैबोरेशन बहुत अच्छा करते हैं। तो ये कॉलेज लाइफ जो है, ये आपको देखनी पड़ेगी पर्टिकुलर कॉलेज की कैसी है। जैसे अगर आप रामजस कॉलेज में जाओगे, वहां पे कहा जाता है कि वहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ के बारे में कैसे जाने, तो वहां के जो स्टूडेंट्स है ना, करंट स्टूडेंट्स, करंट अभी जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, वो ही बच्चे बता सकते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी है, क्योंकि हर साल चीजें बहुत ज्यादा चेंज होती है। जो 5 साल पहले पास आउट हो गया, वो नहीं बता सकता कि कॉलेज लाइफ वहां की कैसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 साल में जब से सीयूईटी आया है, क्राउड सारी कॉलेज का चेंज हो चुका है। और इस साल जब आपका बैच आएगा, उसके बाद से सारा जितना भी क्राउड है कॉलेज का, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, सब सीयूईटी का बैच हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सीयूईटी के बिना वाला नहीं रहेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो प्रेजेंट स्टूडेंट सीयूईटी के बाद आए हैं, उनसे रिव्यू लेना है कि क्या आपकी कॉलेज लाइफ हो चुकी है, क्योंकि सीयूईटी के बाद चेंज हो चुकी है। ओके डन, समझ में आया। इसके अलावा लास्ट एक पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट है हमारा
योर सीयूईटी स्कोर। अच्छा, आपने तो एक भैया कुछ स्कैम का वीडियो बनाया था शायद, बहुत सारे बच्चों ने देखा है, वो ऊपर दिख रहा होगा आपको स्कैम वाला। वो स्कैम वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई ये सीयूईटी के स्कोर पूछना बंद कर दो, सीयूईटी के स्कोर मत पूछा करो। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि सीयूईटी स्कोर आप फैक्टर में कंसीडर करो। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बस प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं चीज, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। थोड़ा इधर जगह कम है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ऊपर इधर लिख के बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि योर सीयूईटी स्कोर देखो, जबकि मैं आपसे कह रहा था कि मेरे को सीयूईटी स्कोर आपका बता के ये मत पूछो कि कॉलेज कौन सी मेरे को मिल सकती है। सीयूईटी स्कोर से मेरा मतलब बस ये है कि आप ये देखो कि आपका स्कोर कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। भाई 750 से 800 में लाई कर रहा है, आपका 700 से 750 में लाई कर रहा है, आपका 650 से 700 में लाई कर रहा है। अरे भाई आपका लाई किधर कर रहा है स्कोर, नॉर्मलाइजेशन से पहले एटलीस्ट किधर लाई कर रहा है। अच्छा मेरा इधर लाई कर रहा है, तो इतना तो पता चलेगा कि मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक की कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना है। अगर आपका स्कोर ऑलरेडी इधर लाई कर रहा है तो आप सिर्फ टॉप की कॉलेज रिसर्च करोगे तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपका स्कोर थोड़ा सा भी 700 से भी नीचे लाई करता है ना, 700 से भी नीचे, तो आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ के भी नीचे, ऑफ कैंपस, सबके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? 700 के नीचे जनरल कैटेगरी वालों को सारी कॉलेज के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड। और प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, उसका एल्गोरिथम के ऊपर वीडियो बना दिया हूं, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर क्या भरना चाहिए, आपको कौन सी कॉलेज किधर रैंक करनी चाहिए, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। चिंता मत करो, वो सारी चीज के ऊपर मैं आऊंगा अभी, ठीक है। ये जो है इसके बेसिस पे आप बस ये जज करो कि आपको कितनी कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है, ये आपको इससे पता चलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां पे हमारे 15 पॉइंट कवर कर लिए हमने कि क्या हमारे डूज होने चाहिए, क्या हमको पॉइंट्स को कंसिडर करना है। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको कंसिडर नहीं करने हैं। नंबर 1 पॉइंट है एनआईआरएफ रैंकिंग। इसके बारे में और भी काफी सारे लोग कह रहे होंगे, शायद नहीं कह रहे तो मुझे पता नहीं, पर एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये आपको बिल्कुल नहीं कंसिडर करनी है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कंसिडर करनी भाई? एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो फैक्चुअली, मतलब फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में, चलो रियलिटी में वो जो इसके अंदर जो रैंकिंग दे रहे हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। रियलिटी वैसी नहीं है। आप प्लेसमेंट रिपोर्ट्स उठा के देख लो, आप वो कॉलेज का क्राउड उठा के देख लो, आप कुछ भी उठा के देख लो, रियलिटी वैसी नहीं है जैसी हमको एनआईआरएफ रैंकिंग में देखने को मिलती है। रियलिटी के अंदर आपके जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग में आप देखोगे कि आपके नंबर 7 पे है एआरएसटी कॉलेज, और नंबर 12 या 13 पे आपको देखने को मिलेगी अपनी एसआरसीसी। अब यहां पे अगर आप देखोगे, कंपैरिजन करोगे, तो एक्चुअल में एसआरसीसी एआरएसडी से बहुत बेटर है। एआरएसडी बुरी है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, पर एसआरसीसी बहुत बेटर है, पर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कम है इसकी। तो ये जो है ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। बेसिकली क्या होता है, मैं एक अंदर की बात आपको बताता हूं कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो एनआईआरएफ रैंकिंग के टाइम क्या करती है कि जब वो एनआईआरएफ रैंकिंग के लिए जो टेस्टिंग करने के लिए, स्कोर देने के लिए आते हैं ना लोग, वो कॉलेज के ऊपर टेस्ट, वो सारी चीज पैरामीटर्स पे चेक करने आते हैं। चेकिंग के लिए जब आते हैं तब ये कॉलेज वालों को, जिनको पहले से ही रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई आज आने वाले हैं चेकिंग के लिए, तो वो उस दिन से पहले ही अपना सारा कॉलेज को जो है वो सब तामझाम सही करके रखते हैं कि भाई जब आएंगे तो हर चीज एकदम नीट एंड क्लीन लगेगी, तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो ऐसे करके अगर रख देते हैं तो उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो उनकी रैंकिंग बढ़ जाती है। मैं यहाँ पे कोई कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ बस, ठीक है। और अगर उन लोगों को पता नहीं है, किसी भी दिन अचानक से आगे चेकिंग करने और तब उन्होंने देख लिया कि क्या है, तो फिर वो तब देख के बता देंगे कि भाई ये तो खराब है, तो उनकी रैंकिंग कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ ये बात, वो भी बता देता हूँ। मैंने मेरी खुद की जो कॉलेज है उसकी कैंटीन में देखा था, इतना बड़ा पोस्टर लगा था, ठीक है, इतना बड़ा वो पोस्टर होर्डिंग लगा था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, बैनर, सॉरी, वो बैनर में 50 आइटम लिखे थे मेन्यू के, कैंटीन के, और 50 आइटम में से मैं देखा कि भाई चलो ठीक है, इतने सारे आइटम है, चलो ठीक है, ये समझ लो फ्राइज मेरे को ऑर्डर करनी है। मैंने बोला कि भैया आप फ्राइज दो, तो वो बोल रहे कि नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला इधर तो लिखा है मेन्यू में, तो बोले कि एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड था एकदम पीछे की साइड रखा हुआ, बोले उसमें जो लिखे है ना आइटम, हम वही देते, खाली 5 आइटम लिखे थे उसमें, बोले हम बस ये 5 आइटम देते हैं। तब मेरे को पता चला कि इतना बड़ा जो लगा के रखा है वो इसलिए लगा के रखा है कि जब ये रैंकिंग वाले आए ना, तब वो ये देख के कैंटीन को पूरे नंबर दे दे। समझ में आई बात? तो ये एक होता है। दूसरा, एल्यूमिनाई नहीं कंसीडर करने का। भाई अरे यार, ये एल्यूमिनाई, हर कोई आपको कॉलेज का रिव्यू जो भी वीडियो देखोगे ना, एल्यूमिनाई गिनवाते हैं। एल्यूमिनाई से कुछ पता चलेगा आपको? एल्यूमिनाई आप एक बार मतलब खुद सोच के देखो, जैसे हंसराज कॉलेज के शाहरुख खान हैं, किरोड़ीमल कॉलेज के अमिताभ बच्चन हैं, या एसआरसीसी के हमारे अरुण जेटली जी है, रजत शर्मा है न्यूज एंकर, तो वो सब एल्यूमिनाई है अपनी अपनी कॉलेज से। आप एक बार खुद सोच के देखना, क्या वो अपने कॉलेज की वजह से जाने जाते हैं,
या कॉलेज उनकी वजह से जाना जाता है? बस इतना छोटा सा सवाल का आप आंसर ढूंढना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एल्यूमिनाई क्यों नहीं कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आप हंसराज से शाहरुख खान अगर पढ़ के निकला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसराज जाओगे तो आप शाहरुख खान बन जाओगे, तो इसलिए एल्यूमिनाई नहीं कंसिडर करने का। अगला पॉइंट के ऊपर आता हूं, एनआईआरएफ रैंकिंग हो गई, हमारा एल्यूमिनाई हो गया। इसके बाद में और कौन सा पॉइंट कंसिडर नहीं करना था? ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अरे भाई कितने साल पुराना कॉलेज है, अरे कितने साल पुराना कॉलेज है, उससे नहीं फर्क पड़ता है भाई, नहीं फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? मेरा खुद का कॉलेज का एग्जांपल ले लो, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, 35 साल पुराना कॉलेज है, सिर्फ 35 साल, बाकी सारे 50, 100 साल, 150 साल पुराने कॉलेज है। 35 साल पुराना कॉलेज है, इसकी जो प्लेसमेंट लगती है ना, वो पूरे डीयू की वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट लगती है, वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे, और सिर्फ 35 साल पुराना कॉलेज है। समझ लो बात को? तो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डज नॉट डिफाइन कि आपका वो कॉलेज जो है वो कितना अच्छा है। ठीक है, अगर कोई कॉलेज, आपको एक और बात बताता हूं कि एक कॉलेज है जो कि डीयू का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है, और वो जो कॉलेज है ना वो बिलो एवरेज से भी नीचे आता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर हम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे जज करने लग गए तो वो तो सबसे पुराना कॉलेज है, वो तो अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ये फैक्टर जो है इसको बिल्कुल भी भाव और तवज्जो मत देना, और जो अपना मैंने बाकी के फैक्टर्स गिनाए उनको देना। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा और कोई भी फैक्टर आता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं हो सकता है कुछ फैक्टर्स छूट गए हो, मैं अभी बहुत ही ज्यादा जितना मेरे को समझ में आया उतना मैंने बताया है, कुछ छूट गए होंगे 100%, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये भी कर सकते हैं क्या भैया, ऐसे करके। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे कि हमको कोई भी जो फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है, हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन। अगर हमको इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है तो हम इंफॉर्मेशन कहां से ले, कहां से हासिल करें, क्या है बेस्ट सोर्सेज, उसके बारे में बात करेंगे। 4 मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी आप कोई भी और दूसरे तरीके से भी जानकारी ले सकते हैं। चौथा जो है वो आपका सरप्राइज है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला है पर्सनल कनेक्शंस। आपको पता होगा कि पर्सनल कनेक्शंस में क्या क्या आते हैं भाई, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो गए, आपके कोई कजन्स भाई बहन हो गए, वो रिलेटिव्स में आ गए, दूर के भी रिश्तेदार हो गए चाहे, ठीक है, वो लोग हो गए, आपके कोई आस पड़ोसी नेबर्स हो गए, ऐसे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो हैं वो आपको उस कॉलेज के अंदर अगर कोई पढ़ रहे हैं तो वो आपको उसका रिव्यू बता सकते हैं, उसके बारे में कोई ना कोई जानकारी दे सकते हैं। कोशिश यही करना कि इसके अंदर प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हो बच्चे करंट के अंदर, वही उन लोगों से ही आप बात करें। अगर कोई पास आउट है तो ये कोशिश करना कि वो बहुत ही कम साल हुए हो उनको पास आउट हुए पे, क्योंकि जितना पुराने वो पास आउट होते जाएंगे उतना इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जाएगा, जितना लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले उतना बेटर है। ठीक है, तो ये पर्सनल कनेक्शन हो गया एक बात। दूसरी बात है अपने यूट्यूब बाबा, भाई यूट्यूब बाबा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे, व्लॉग्स आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में भी मैंने अपने स्कैम वाले वीडियो में एक दूसरी बात कही थी, मैं अभी बताऊंगा आपको व्लॉग्स के बारे में भी। व्लॉग्स के अलावा आप करियर काउंसलर्स जो हैं, करियर काउंसलर्स आपको काफी मिल जाएंगे भाई यूट्यूब के ऊपर। करियर काउंसलर्स जो हैं उनके आप वीडियोस देख सकते हैं। व्लॉग्स के अंदर क्या भाई कि व्लॉग्स के अंदर ये नहीं कि आप ये देख रहे हो कि सीयूईटी स्कोर पूछ रहे हैं, व्लॉग्स के अंदर ये देखने का कि उस कॉलेज का बेसिक माहौल कैसा है, कोई इवेंट का या कोई फेस्ट का वीडियो है वो व्लॉग देखो ना भाई, उससे आपको फेस्ट इवेंट का आइडिया लगेगा, आपको उससे इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया लगेगा, कॉलेज लाइफ का आइडिया लगेगा, आपको ये आइडिया लगेगा वहां का क्राउड और पीयर ग्रुप कैसा है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट। तो वो चीज आप देख सकते हो यूट्यूब से। आप करियर काउंसलर्स के वीडियोस देख सकते हो अगर आपको कोर्स के और उस कोर्स के डोमेन में जानना है कि भाई ये मैं कोर्स करना चाहता हूं, तो इसके करियर काउंसलर्स या जो ऐसे उस कोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियो डालते हैं, वो सारे लोग जो बता रहे हैं उस कोर्स के बारे में, और जितना लेटेस्ट वीडियो उतना अच्छा, तो वो जो चीज बता रहे हैं एडवांस एआई वगैरह सब चीजों के बाद में, तो वो इन्फॉर्मेशन लो और उससे आप थोड़ा आइडिया लगा लो। ठीक है, करियर काउंसलर से मैं आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना रिकमेंड करूंगा, ना कि आप पूरा कॉलेज का रिसर्च ही करियर काउंसलर और इन सबसे लेने लग जाओ, नहीं, वो आपको खुद की मेहनत से रिसर्च करना है। आप कोर्स की इंफॉर्मेशन करियर काउंसलर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब बाबा ने हमारी हेल्प कर दी। फिर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाए और कहां से रिसर्च करें, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे पहला है लिंक्डइन। लिंक्डइन आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना, ये एक तरीके से प्रोफेशनल्स का इंस्टाग्राम है। जो प्रोफेशनल्स कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो सब लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से, और नेटवर्क बनाते हैं और एक दूसरे से बात करके प्रोफेशनली अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लिंक्डइन के अंदर अगर आप कोई भी कॉलेज का नाम सर्च करेंगे, उस कॉलेज के आपको सारे बच्चे मिल जाएंगे, और आप उन बच्चों से कनेक्शन, इसके अंदर क्या होता है कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना, इसके अंदर कनेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट करके फिर आप मैसेज भेज सकते हो उनको, मैसेज भेजो, उनसे फोन नंबर अगर मिलता है तो लो और कॉल करके मैसेज में बात करो।
ठीक है, वैसे उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया हमारा इंस्टाग्राम, जो अभी सबकी जिंदगी बर्बाद करके रखा हुआ है, मेरे को पता है। ठीक है, चलो इंस्टाग्राम मिल गया। अभी इंस्टाग्राम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आप भाई उस कॉलेज की जो भी सोसाइटीज है उसके बारे में थोड़ा सर्च करो। सोसाइटीज के बारे में मैंने एक पॉइंट बताया था ना, क्या होता है, सोसाइटीज के बारे में सर्च करो इंस्टाग्राम पे कि आपको जाना है हंसराज कॉलेज के बारे में, तो लिखो हंसराज कॉलेज, उसकी एक अकाउंट मिलेगा, वहां से आपको सारे सोसाइटीज के अकाउंट मिल जाएंगे। मैं ये क्या इंस्टाग्राम की चीजें बता रहा हूँ भाई, वहां सोसाइटीज के अकाउंट में फॉलोअर्स फॉलोइंग देखो, उससे अकाउंट उठाओ, उनको डीएम करो और उनसे लो इन्फॉर्मेशन, पूछो उनसे, अगर बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बताए तो कोई बात नहीं। और भी तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, बता रहा हूँ। अगला है हमारा जो कि है रेडिट या कोरा। यहाँ पे एनोनिमस लोग बहुत सारे होते हैं, वो अपना नाम और डेटा रिवील नहीं करते, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बताते हैं। अब ये कितनी रिलायबल है वो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, कम रिलायबल है, पर यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ तो आइडिया लगी जाएगा। अगर आपको कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। फिर जो अगला पॉइंट है वो कि आपका सरप्राइज है, वो मैं बताता हूँ क्या सरप्राइज है। वो सरप्राइज है आपका ये, क्या लिख रहे हो भैया, अरे भैया नहीं भाई, ये देखो, ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, मैं हूँ भाई, मैं ही हूँ, ये है नमन कांकरिया, मेरा नाम है भाई। तो ये आपके पास एक सरप्राइज चौथा सोर्स, हाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ, आपको जो भी कॉलेज जो भी कोर्स के बारे में जानना है मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में बता सकूँ। कॉमर्स डोमेन रिलेटेड कोर्सेज के बारे में मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से बता पाऊंगा, बाकियों के बारे में नहीं। मैं यहाँ पे आपको अपना नाम क्यों देना चाह रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस कॉलेज के इस कोर्स के मेरे को कोई बच्चे से बात करनी है और मेरे को उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं आपका उनसे कनेक्शन करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉलेज के अंदर देखो दोस्त है, तो मैं आपका कोशिश करूंगा, अगर मेरा कोई कनेक्शन वहां मिल जाता है तो फिर मैं आपका वहां से उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा। अगर नहीं मिल पाता है कोई तो फिर शायद ना हो पाए। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मेरा जो सोर्स है ना, इसके बारे में मैं पूरा 100% जवाबदारी अभी नहीं ले सकता। ये आपके डिमांड के ऊपर बेस्ड है। आप कमेंट करना आपको क्या ये चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसके ऊपर डेफिनेटली वर्क करूंगा, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस प्लान है। अगर आप चाहते हो कि यार आपको कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको मैं कनेक्ट करवाऊं, तो फिर आप कमेंट करो, मैं इसके बारे में देखूंगा। ठीक है, कमेंट करो कि वी नीड योर हेल्प, जैसे भी आपको कमेंट करना है टाइम स्टैम्प करके कमेंट कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके करोगे तो फिर मैं कोशिश करता हूँ, नहीं तो ये सारे इतने सोर्सेज हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं इसके ऊपर अलग से एफर्ट्स डालूंगा, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, टेंशन मत करो, बहुत सारी आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी इससे क्लैरिटी मिली होगी। इसके बाद में एक और क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सारे से हमने रिसर्च कर ली, कॉलेज के बारे में समझ लिया, लेकिन हम उसमें कौन सी किससे बेटर है वो कैसे पता करें, कैसे हमको पता चलेगा कि हम रैंक कैसे करें भाई, कि किसको ऊपर है, प्रेफरेंस में तो वही करना है। तो उसके बारे में एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, थोड़े दिन के अंदर आएगा, लेकिन वो वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट से पहले आपको मिल जाएगा। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे फैक्टर्स, ये वीडियो लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट है। ठीक है, पहले ये वीडियो देखना और पहले ये सारे फैक्टर्स के ऊपर आपने कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, पेन पेपर पे लिख लिया, उसके बाद में आपको उसके हिसाब से कैसे रैंकिंग करनी है, अपनी खुद की रैंकिंग, किसी और कोई और नहीं बताएगा आपको, आपको खुद ही करनी है। और वो कैसे करोगे, एकदम ईजी तरीका, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया एकदम एंड तक, तो आप प्लीज कमेंट में लिखना पेन एंड पेपर आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपने ये कमेंट में लिखा है तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आप जो है वो मेरे वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और आज बस इतना ही हो गया वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।